हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका 12th बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रहा है एंड आई होप अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो अच्छे हो गए होंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है वो है फिजिक्स का। अब आपको चाहिए कि जिन टिप्स को मैं आपको बताने वाला हूँ 12th फिजिक्स में अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर होगा 70 आउट ऑफ 70। अब आपको चाहिए कि किस तरह से हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स को प्रिपेयर करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कुछ आपने सारे साल भर पढ़ा हुआ है, अब उन चीज़ों को आपने एक लिमिटेड टाइम में कवर अप करना होता है। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बना करके आगे चलना होता है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जो गिवन सिलेबस आपका है 12th फिजिक्स का, उसमें सबसे पहले आप प्रिपेयर कीजिए इन दो टॉपिक्स को। ये जो लास्ट के टॉपिक्स आपके हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक हैं। 19 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। ये ईजी भी है और आप इनको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कंटेंट है वो कंटेंट भी इनमें कम है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके बनेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी। उसके बाद आप जो ये डिफरेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट जो हमारे पास हैं, उन यूनिट के जो पार्ट्स हैं आप उनको कवर कीजिएगा। इसके बाद जो कंफर्टेबल टॉपिक आपका बनता है वो बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये इजी यूनिट्स हैं, आप इनको प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा ईएमएफ्स एंड ऑप्टिक्स पे, और देन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहो तो पहले इलेक्ट्रो को कवर कर लो या फिर ईएमआई एसी को कवर कर लो। ये दोनों टॉपिक चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या ईएमआई एसी हो या फिर इसके बाद एमईसी मैग्नेटिज्म, जो कंप्लीट यूनिट आपका आता है, यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप गो फॉर द करंट स्टडी। थर्ड वन एमईसी प्लस मैग्नेटिज्म। फोर्थ वन इज द ऑप्टिक्स। फिफ्थ वन इज ईएमआई एसी एंड सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको चाहिए कि जो एंटायर सिलेबस है ये कम से कम टाइम में हम कवर अप कर सकें। अब आपको अपने स्टडी आर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस कवर अप हो पाएगा और तब जाके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कवर अप कर सकते हैं। और लास्ट के टाइम पे फिर आपने सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करना है। अब मैं आपको हिंट देता हूं कि जो एंटायर सिलेबस है उसमें हमने किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला टॉपिक हमारा है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें आपने जितने ग्राफ्स हैं, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, टू फाइंड आउट द प्लैंक कांस्टेंट यूजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इस ग्राफ से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो निकालते हैं h इज इक्वल टू ई इंटू स्लोप। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। और लेटर ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ, आइंस्टाइन इक्वेशन और डी ब्रोगली वेवलेंथ और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल को आपने डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। इस पूरे सिलेबस में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं उनको आपने जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो पॉइंट ये शो करते हैं कि आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, इट इज हियर, वो है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियर। अब एटम न्यूक्लियर जो टॉपिक है इसमें बहुत ही कंफर्टेबल क्वेश्चन हमारा बनता है। तो आपको चाहिए कि इस टॉपिक्स में आपको जो चीजें कवर करनी है, आपका बोर्स मॉडल है एच एटम का, देन हार्ड स्पेक्ट्रम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमारा द कंडीशन ऑफ MBR इक्वल टू NH/2π। इसको प्रूव करना और इससे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूव करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपका जरूर आना चाहिए। उसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जीजर मार्सन के नाम से भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस यूनिट में जब हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर बहुत ही कंफर्टेबल टॉपिक हमारे पास है। उसमें आपको चाहिए कि जो रिजल्ट्स हैं न्यूक्लियर रेडियस का और न्यूक्लियर डेंसिटी का, ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मासेस एंड न्यूक्लियर रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ पावर 1/3, एज वेल एज मास डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया। और जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी कर्व, ये आना बहुत जरूरी है। और उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एज वेल एज जो बेसिक न्यूमेरिकल बनते हैं मास एनर्जी रिलेशन पे,
ये भी आपको आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पे या फिर मास डिफेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम विद सेपरेशन आर, और उसमें आपको दिखाना होता है कि कौन सा रीजन अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है और कौन सा रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहा है। उसके बाद तो लास्ट टॉपिक आता है आपका, और वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा इजी यूनिट है। इसको आप हार्डली 2 घंटे में बैठ करके अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपने एक तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप कि जो मैटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारी कंप्लीट यूनिट है। तो आपने इसमें हर टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रिपेयर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है, कौन कौन से मटेरियल हैं जिनको हम यूज करते हैं एज इम्प्योरिटीज। उसके बाद पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग। उसके बाद बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्रेशन लेयर के बारे में लिखना है, आपने पता होना चाहिए जंक्शन फील्ड क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बायजिंग एंड रिवर्स बायजिंग। इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायज है, कौन सा डायोड रिवर्स बायज है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मींस आपको वीआई ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन आपको ड्रॉ करने हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा वो है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में आपने ध्यान रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और इसमें फिर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके सर्किट डायग्राम पे बेस बनते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो डायोड है वो अगर फॉरवर्ड बायज है तो कंडक्ट कर जाएगा, रिवर्स बायज है तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रख करके आपने इन यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। अभी मैंने मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस किया, अब मैं उसी सीक्वेंस में जो इजी टॉपिक हैं, कंफर्टेबल टॉपिक हैं, वही मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। द नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट में आपने बेसिक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रिलैक्सेशन टाइम है, रेसिस्टिविटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस है और ओम्स लॉ है, इन चीज़ों को सबसे पहले कवर करना है। इनके डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए। इसमें I इक्वल टू NABD हो गया, ओम्स लॉ हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, और J इक्वल टू सिग्मा इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बनता है, ये भी आप प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, J इज हियर, तो आपके पास जो ग्राफ होता है ये ग्राफ A एंड B, ये ग्राफ किन किन मटेरियल को शो करता है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है। ग्राफिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। यहीं पे आपको सेल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। सेल्स के लिए आपको तो EMF का नॉलेज होना चाहिए, चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या होती है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। ये सेल्स में यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से आपके पास अगर डिस्चार्जिंग हो रही है, V और I का जो ग्राफ होता है इट्स लाइक दिस। एंड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और टर्मिनल PD के बीच जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की नेचर ये होती है। इस तरह के जितने भी ग्राफ बनते हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो है हमारे पास द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द किर्चॉफ्स लॉज। तो किर्चॉफ्स लॉज आपको, किर्चॉफ्स रूल्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। 2 रूल्स किर्चॉफ के हैं, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वो है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है वो है मैग्नेटिक प्रोट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आपको जिन चीज़ों को प्रिपेयर करना है वो सामने स्क्रीन पे आपके पास है। तो सबसे पहले आपको बायो-सावर्ट्स लॉ का जो 2 बेसिक एग्जांपल्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। एक तो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इन दोनों का डेरिवेशंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और उन पे बेस्ड बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको जरूर आने चाहिए। वन मोर थिंग, बायो-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इसका वेक्टर फॉर्म मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद आपको F इक्वल टू QV साइन थीटा, ये सिंपल आपको रिजल्ट याद रखना है, F इक्वल टू BL साइन थीटा। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें क्लियरली आपको आना चाहिए कि अगर कंडक्टर्स करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच में रिपल्सन हो जाता है। और वहीं पे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये जो टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, ये आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दिया है तो
तो द चार्ज पार्टिकल रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड अंडर द कंडीशन V = E/B। इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बनता है। तो उसमें आपका जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो तो एक टॉर्क वाला क्वेश्चन, τ = NiEB sin थीटा। दूसरा MCG आपने कंप्लीट पढ़ना है। ये MCG किसी भी कॉस्ट में आपने इसको नहीं छोड़ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCG। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर दें तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एम्पियर सर्टेन लॉ में आपके पास सोलेनोइड का रिजल्ट आपने याद रखना है, टॉरॉइड का रिजल्ट याद रखना है। और ये जो हमारे पास इन्फिनिट लॉन्ग सिलेंडर वाला केस है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आपने मैग्नेटिक पुट ऑफ करंट को प्रिपेयर करना है। इसी सीक्वेंस में मैग्नेटिज्म में आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको मैग्नेटिक मटेरियल में डाया पैराफेरो, इनके डिफरेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं। और आपको गॉसलिन मैग्नेटिज्म ये भी आपको आना चाहिए, क्यूलोन मैग्नेटिज्म इसका आइडिया आपको होना चाहिए। द नेक्स्ट इज EM वेव्स एंड ऑप्टिक्स हियर। तो EM वेव्स में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशंस ऑफ EM वेव्स ऑल हैं ये आपने प्रिपेयर करना है। और हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स का। इसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है। उसके बाद आपने वेव ऑप्टिक्स में आना है। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास हाइजेंस थ्योरी का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं उसमें डेरिवेशन ऑफ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा क्लियर होना चाहिए। उसमें I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा प्लस पाथ डिफरेंस की कंडीशंस होती हैं, फेज डिफरेंस की कंडीशंस होती हैं, इंटेंसिटी की कंडीशंस होती हैं, वो सब आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें बेनिफिट आपका ये है कि आपके सिलेबस में सिर्फ आपके पास इसका एक्सप्रेशन है, फ्रिंज विड्थ का सिर्फ एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इंटरफेरेंस पैटर्न जरूर पूछा जाता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद जो इफेक्ट पड़ता है पैटर्न पे वो क्वेश्चन आपका है इफेक्ट ऑफ पैटर्न, इफेक्ट ऑन पैटर्न इफ द मीडियम इज चेंज्ड, वो क्या आपका इफेक्ट होता है। और उसके बाद आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, इसमें आपने सिंपल एक तो डायग्राम आपको आना चाहिए और ओनली रिजल्ट्स आपको आना चाहिए। रिजल्ट्स किसका, एक तो लीनियर एंड एंगुलर विड्थ दोनों का। इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि जो एंगुलर विड्थ होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। और उसके बाद ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किस तरह से डिपेंड करता है स्लिट विड्थ पे, और एज वेल एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में आपने जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, उसमें आपने सिंपल तरीके से सिर्फ एक बार मिरर फॉर्मूला का आइडिया आपको होना चाहिए। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हुआ है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपने जरूर प्रिपेयर करना है, इसको आपने नहीं छोड़ना है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है हमारा, ये क्वेश्चन आपने जरूर प्रिपेयर कर देना है कि जहाँ पे 3 रेज इस तरह से आती हैं तो किसका रिफ्लेक्शन होगा और किसका TIR नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, जो कि आप जानते हैं μ/v -1/u इज इक्वल टू μ-1/r, ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। एज वेल एज इसके साथ साथ आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला दैट वेरी वेल 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 1/r2, इसका डेरिवेशन आपने जरूर करना है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकली बनता है और ये एज ए डेरिवेशन भी कंप्लीट क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है। उसके बाद लेंस फॉर्मूला बेसिक रिजल्ट आपको आना चाहिए और लेंस फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये थिन लेंस कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला, उसके रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। और जो 5 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन दोनों को आपने प्रिपेयर करना है। इनमें जो बेसिक न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आप तैयार कर दीजिएगा। और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको बहुत केयरफुली आपको प्रिपेयर करना है, इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस में बाद में रखा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है,
आपको बेसिकली वो लिख के नहीं देगा कि आप फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई को एक्सप्लेन कीजिए, वो कोई कंडीशन लिख के दे देगा और उसमें लिखा होगा कि कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो किस टॉपिक की बात कर रहा है, इसका मतलब वो ईएमआई की बात कर रहा है। उसके बाद लेंजेस लॉ है, लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपने थोड़ा सा एक तो E इक्वल टू BLV, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, E इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। रॉड और डिस्क के लिए जब कोई डिस्क रोटेट करती है तो उसमें सेंटर में और उसके सरकमफेरेंस पे, किसी डिस्क के केस में एक रॉड हमारे पास है, उसको हमने एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, उसको रोटेट कर दिया है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना EMF आ जाता है, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। एज वेल एज आपको ये डेरिवेशन भी आपको प्रिपेयर करना है। इसका सिर्फ आपने रिजल्ट याद करना है, एवरेज पावर का रिजल्ट याद करना है। उसके बाद आपने एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ EMI में ये वाला टॉपिक आपने डिस्कस करना है। पावर सप्लाई P इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R एंड पावर कंज्यूम दोनों इक्वल हो जाती हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है। एडी करंट्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि अनवांटेड करंट होती हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में यूज होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है सेल्फ इंडक्शन, आपको क्लियर करना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन आपको क्लियर करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग कॉइल है, इन सबको आपने प्रिपेयर करना है। और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स। एक आपके पास ये कॉइल दे रखी है, सेकंड कॉइल ये दे रखी है, इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको आपने ड्राइव करना है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। और उसके बाद जो सबसे भारी क्वेश्चन बनता है वो है ट्रांसफार्मर, और उसके साथ साथ आपको आता है AC जनरेटर। तो इसमें ये क्वेश्चंस आपने जरूर, इसको मत छोड़ना आप गलती से, ट्रांसफार्मर AC जनरेटर, क्योंकि आपके पास सिलेबस में जो डिवाइसेस हैं MCG, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, ये बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आपने डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास आता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें 3-4 बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो उन्हीं पॉइंट्स को अगर हम देखें तो एक तो डेफिनेशन आपको IRMS का आना चाहिए, एज वेल एज AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड द कॉम्बिनेशन LCR सर्किट, ये आपने जरूर प्रिपेयर करना है। इसमें आपको क्लियर करना है कि जो इंपिडेंस क्या है, रिएक्टेंसेस क्या क्या होते हैं, और जो रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनता है, XL इज गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको XC दे रखा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने इनको आपने याद रखना है। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, वो चीजें आपने जरूर प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यहीं पे जो काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्वेश्चन बनता है हमारा पावर इन AC सर्किट, ये वाला, ये पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और उसी में क्वेश्चन बनता है कि पावर अक्रॉस प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, ये पावर 0 हो जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट बोलते हैं। इन चीजों को आपने केयरफुली प्रिपेयर करना है। लास्ट में क्वालिटी फैक्टर का जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जस्ट उसका आइडिया आपने रखना है। बेसिक क्वेश्चंस पे आपने जरूर ध्यान देना है, इन टॉपिक्स पे, EMI AC पे। अब जो टॉपिक हमारे पास बचता है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लास्ट में क्यों रखा। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हैं, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले फोर्स की बात आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। आपने जिन डेरिवेशंस को प्रिपेयर करना है वो डेरिवेशंस हमारे आते हैं डाइपोल के। तो आप यू नो वेरी वेल कि एक्सियल लाइन, इक्वेटर लाइन आपने प्रिपेयर करना है। डाइपोल में जो है ट्रांसिटिव फोर्स नहीं लगता, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है, टॉर्क कितना लगेगा, वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये बेसिक डेरिवेशंस हैं, इनके रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपने प्रिपेयर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, दूसरा मैग्नेटिज्म EMI AC से, और तीसरा बनेगा ऑप्टिक्स से। तो इसमें गॉस थ्योरम पे बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसमें एक तो स्टेटमेंट आती है, फ्लक्स क्या चीज़ होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस आपने करने हैं, एक तो लॉन्ग चार्ज, एक तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होगा, एक इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से होगा, और एक चार्ज स्फेरिकल सेल। और जब चार्ज स्फेरिकल सेल को हम पढ़ेंगे तो इसमें ग्राफ आपने जरूर प्रिपेयर करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होता है, दिस वन। उसके बाद आपने पोटेंशियल पे आना है। अब पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो पोटेंशियल में बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
KQ/R, उसका रिजल्ट आपने दिमाग में रखना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें हमें स्फेरिकल शेल की जब भी बात आती है, स्फेरिकल शेल के इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो सेंटर पे होगा और वही होगा जो सरफेस पे होगा। ये आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि जब 3 कंसेंट्रिक शेल्स आपको दे रखी हैं A, B एंड C वाले, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच शेल कितना बनता है ये आपने प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम आपने ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट इज EPS। उसके बाद EPS क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उनको आपने जरूर प्रिपेयर करना। अब इलेक्ट्रो में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो होता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में हमारे पास लिमिटेड सिलेबस रह गया है। एक तो जो कैपेसिटेंस हमारे पास है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो आपने PPC को ही डिस्कस आपने करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन एंड यूनिट्स एंड डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने इसके ग्रुपिंग की भी आपने बात करनी है, पैरेलल ग्रुप, सीरीज ग्रुप, उन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोर का सिर्फ आपने रिजल्ट दिमाग में रखना है। और हल्का सा रिजल्ट आप इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका आता है वो आता है डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक को आपने केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपने सिंपली पोलर एंड नॉन पोलर, और उसके बाद डायरेक्टली आप पढ़ लीजिएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस बने रहते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑन PPC, कि चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एनर्जी स्टोर पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारा इंटायर सिलेबस है। बेसिक क्वेश्चंस और जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 12th फिजिक्स के इंटायर सिलेबस को कवर अप कर दिया है। अगर हम इसी स्ट्रेटेजी से अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर 70 आउट ऑफ 70 रहेगा। इसमें कहीं से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह रखिए, डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा। ख्याल रखिएगा कि आपका पेपर सिर्फ 15 to 20 मार्क्स का ही थ्योरी पेपर होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, इसलिए आपने थोरोली टॉपिक्स को कवर करना है। किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, लेकिन अगर हम जो टिप्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर फिजिक्स एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।